हाँ जी, क्या हाल चाल सीएमए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स जो सीएमए फाइनल का सीएमए फाइनल का दिसंबर 2024 या फिर जून 2024 या फिर इनफैक्ट जून 2025 अटेम्प्ट के लिए भी अपीयर हो रहे हैं। ये जो रिवीजन क्लिपिंग अब आप देखने जा रहे हैं, यह है कंपटीशन एक्ट पे आधारित कंपटीशन एक्ट, जिसकी आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन पेपर में वेटेज 4 से लेकर 6 नंबर की है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट कहूंगा मैं। और चलिए, तो अब आप क्लिपिंग देखना शुरू करेंगे कंपटीशन एक्ट की, तो देखना शुरू करते हैं। चलिए जी, कंपटीशन एक्ट डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक्सेप्ट कंज्यूमर की डेफिनेशन या कार्टेल की डेफिनेशन को छोड़कर, मगर एक बार फिर भी करना बनता है, बी इट इलेक्टिव और ओल्ड सिलेबस। ठीक है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्वायर करना। अब ये एक्वायर दो तरीके से किया जा सकता है, आप लॉ के अंदर जानते हैं, पढ़ के आए होंगे। या तो आप फ्रेंडली एक्विजिशन कर सकते हैं, मतलब जान पहचान के थ्रू, या फिर होस्टाइल एक्विजिशन कर सकते हैं। तो कहता है एक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर। एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर, अब दोनों में फर्क क्या है? एक्वायरिंग का मतलब होता है होस्टाइल टेकओवर के थ्रू एक्वायर करना, और एग्रीइंग टू एक्वायर मतलब देयर इज अ प्रॉपर एग्रीमेंट इन प्लेस। शेयर, वोटिंग राइट्स और एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी एंटरप्राइज के शेयर्स, वोटिंग राइट, एसेट्स और कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट और कंट्रोल ओवर द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। वर्ड कंट्रोल का मतलब नॉर्मली लिया जाता है मोर देन 50%, तो मोर देन 50% ऑफ द मैनेजमेंट और मोर देन 50% कंट्रोल ओवर द एसेट्स, कंट्रोल ओवर द एसेट्स। हाँ जी बिल्कुल, होस्टाइल टेकओवर मतलब माइंट्री एंड एलएनटी का एग्जांपल। फिर उसके बाद मेरी दूसरी डेफिनेशन आती है एग्रीमेंट की। अब देखो, यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, यहाँ पर एग्रीमेंट लिया है, क्योंकि अगर मोनोपोली करूं, मोनोपोली का एग्रीमेंट डोमिनोज और मान लीजिए पिज्जा हट के बीच में हुआ, डोमिनोज ने कहा कि आधा दिल्ली तेरा और पिज्जा हट ने कहा आधा दिल्ली मेरा। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि आधा दिल्ली पिज्जा हट, आधा दिल्ली डोमिनोज। ये तो मोनोपोली है। हाँ, मोनोपोली है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये वॉइड है। बट इसलिए लॉ मेकर्स ने कंपटीशन एक्ट में एग्रीमेंट कवर किया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वो कहता है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, इन्हें भी हमें देखना है, चाहे वो मोनोपोली वाले हो, क्योंकि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कवर करते तो फिर ऐसे एग्रीमेंट का क्या होता। तो इसलिए मोनोपोली एग्रीमेंट को भी हमें कवर करना है, तो इसलिए वाइडर स्कोप यहाँ पर करा गया। इसलिए एग्रीमेंट इंक्लूड एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन whether or not such arrangement, understanding or action is formal or in writing। मतलब फॉर्मल मतलब प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, स्टैम्प पेपर पे हो, राइटिंग मतलब LOU पे हो, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, एंड वेदर और नॉट सच अंडरस्टैंडिंग, अरेंजमेंट और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय द लीगल प्रोसीडिंग। यानी कि चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, बट फिर भी ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट टू प्रमोट मोनोपोली इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है ना, तो यहां पर कवर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरी अगली डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, नाम है कार्टेल। तो कार्टेल का मतलब क्या होता है? कार्टेल इंक्लूड एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर। PSDTS, ध्यान रखना। इन सबको अगर डेफिनेशन आती है तो कम से कम इलेक्टिव वाला हो आपको तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं ओल्ड लॉ वालों ध्यान रखना। PSDTS, प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर हु बाय द एग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ क्या कर रहे हैं? लिमिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मतलब कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ और ट्रेड इन द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। यानी कि किसी गुड्स का प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्राइस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कार्टेल। ठीक है जी, कार्टेल। फिर आता कंज्यूमर। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एक बार फिर कह देता हूं कि ये रिवीजन क्लास सभी के सभी यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है, बार बार यही क्वेरी मत पूछो प्लीज जी। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर मीन एनी गुड्स। देखो जी, कंज्यूमर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया डेफिनेशन को। पहला पार्ट गुड्स के लिए, दूसरा पार्ट सर्विसेज के लिए। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर मीन्स द पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन कैसे हो सकता है? शायद वो ऑलरेडी पेड हो, या फिर प्रॉमिस जो मतलब फ्यूचर में पे होगा,
थोड़ा दे दिया, थोड़ा देना है, या फिर ईएमआई सिस्टम के अंदर देना है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर जाना है। इसके अंदर वो यूजर भी आते हैं हु यूजेस इट विद अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन, जो कि फर्स्ट मेंशन की पर्सन के अप्रूवल के साथ गिफ्ट वगैरह के थ्रू जो उन गुड्स को लेते हैं वो भी आते हैं। वेदर सच परचेज ऑफ गुड्स इज फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल और फॉर पर्सनल यूज। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं। चले, फिर आता है सर्विसेज। तो कंज्यूमर में वो लोग भी आते हैं जो कि सर्विसेज अवेल करते हैं। आप ध्यान रखना, गुड्स में बाय शब्द है, यहाँ पर हायर और अवेल शब्द है। फॉर अ कंसिडरेशन, अगेन बिल्कुल डिप्टो, पेड, प्रॉमिस, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड एनी यूजर्स। हमने वहां लिखा था यूजर ऑफ गुड, सर्विसेज में क्या आएगा, बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज। ठीक है, फिर हु यूजेस इट विद द अप्रूवल ऑफ, हु यूजेस सच सर्विस विद द अप्रूवल ऑफ फर्स्ट मेंशन पर्सन, बिल्कुल ठीक है। वेदर सच परचेज ऑफ गुड्स, वेदर सच हायरिंग और अवेलिंग ऑफ सर्विस इज फॉर कमर्शियल पर्पस, इज फॉर कमर्शियल पर्पस और फॉर पर्सनल पर्पस, और फॉर पर्सनल पर्पस। रीसेल गुड्स में तो हो सकती है, सर्विस में कैसे होगी, तो इसलिए यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां तक डन का मैसेज दे दो भैया। उसके बाद मेरी अगली डेफिनेशन आती है एंटरप्राइज की। एंटरप्राइज मतलब इसे मैं पार्टिकुलर डिवीजन भी कह सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिग बाजार में जाऊं तो बिग बाजार के अंदर उनका एक रिटेल डिवीजन है, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवीजन है। तो ये सारे क्या है, मेरे लिए एक अलग अलग एंटरप्राइज है। जैसे सेगमेंटल रिपोर्टिंग करते हो और अगर प्रोडक्ट वाइज करते हो कि ये मेरा रिटेल डिवीजन है, ये मेरा कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवीजन है, ये मेरा गारमेंट्स डिवीजन है, तो मैं कह सकता हूं कि 3 तरीके के आपके एंटरप्राइज हो गई हैं। तो एंटरप्राइज मतलब अ पर्सन और अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट who is or which is or has been engaged in any activity relating to production. Okay, प्रोडक्शन कवर किया, स्टोरेज कवर किया, सप्लाई कवर किया, जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं किसी भी बिजनेस में सब कवर कर लिए, कुछ छोड़ा नहीं है। एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ आर्टिकल और गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस, अभी तक गुड्स कवर कर रहे थे। इन द बिजनेस ऑफ एक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडर राइटिंग और डीलिंग विद द शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक तरीके से शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब भी गुड्स वगैरह के अंदर ट्रीट कर लिए गए हैं। यस, दे आर गुड्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स यूनिट, डिवीजन और सब्सिडरी। चाहे आप ये काम डायरेक्टली कर रहे हो या अपने डिवीजन मतलब ब्रांचेस वगैरह के थ्रू या सब्सिडरी के थ्रू कर रहे हो, और ये जो यूनिट्स और डिवीजन और सब्सिडरी है चाहे वो सेम प्लेस पर लोकेटेड हो या फिर वेयर द एंटरप्राइज इज लोकेटेड या फिर किसी डिफरेंट प्लेस पे हो, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं आएंगी। क्या, गवर्नमेंट सेक्टर की एक्टिविटीज जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू सॉवरेनिटी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस एंड स्पेस। क्योंकि हम कहते हैं ना कि कोई भी एंटरप्राइज किसी भी हालत में डोमिनेंट पोजीशन में नहीं रहेगी। अगर हमने ये कर दिया तो फिर तो गवर्नमेंट के ऊपर भी लग जाएगा, फिर तो आपको डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो पूरा प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, फिर तो करेंसी की पावर टाटा और अंबानी को भी देनी पड़ेगी, एटॉमिक एनर्जी फिर तो किसी को भी देनी पड़ेगी, फिर तो लोग छोटे छोटे बम लेके घूमेंगे अपने पास। वो हमें अभी पाकिस्तान के वो एक शेख रशीद साहब है, पूरे शेख चिल्ली साहब है, वो मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं हमने पाइया 1 पाव का भी बम बनाया है, हमने 100 ग्राम का भी बम बनाया। अबे बम बना रहा है तो ये लड्डू बना रहा है, पता नहीं कैसी बातें करता है। चले, फिर हमने कहा जी गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? लॉ कहता है गुड्स मींस गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि जो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड है वो तो गुड्स है ही हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड है वो तो गुड्स है ही हैं। उसके अलावा इंक्लूड, गुड्स में ये भी इंक्लूड होगा। अच्छा, जब गुड्स में कहता हूं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या डिफाइंड है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड है एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, हर मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स, इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स, ये गुड्स होती है। एक्सक्लूडिंग मनी, मनी गुड्स नहीं है।
मनी गुड्स नहीं है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है ना। बट इंक्लूड कहता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ माइंड, थोड़ा और इसमें इलेबोरेट किया गया है, इंक्लूड किया गया। डिबेंचर स्टॉक एंड शेयर्स लिखने की जरूरत नहीं थी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ऑलरेडी कवर था, मगर यहां पर डिबेंचर इंक्लूड करके नया कुछ कर दिया। इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटर और कंट्रोल्ड इन इंडिया, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब कुछ भी सब कुछ गुड है। चले, एक्शनेबल क्लेम बेटा गुड्स नहीं हो सकते, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है डेटर्स। चले, एज पर सेक्शन 2 पर्सन इंक्लूड, अब पर्सन की डेफिनेशन तो वही की वही है, घिसी पिटी डेफिनेशन, कुछ और करने धरने वाली डेफिनेशन नहीं है। अगली डेफिनेशन जो मेरे लिए देखने वाली हो सकती है वो है रेलेवेंट मार्केट। अब रेलेवेंट मार्केट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट मार्केट वो मार्केट है जहां पर दिक्कत आई है किसी प्रोडक्ट की, रेलेवेंट मार्केट। अब ये प्रोडक्ट वाइज भी देखी जा सकती है या जोग्राफिकल वाइज भी देखी जा सकती है, दोनों तरफ से देखी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कहता है रेलेवेंट मार्केट मींस द मार्केट विच में बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोडक्ट और द रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट और विद रेफरेंस टू द बोथ। यानी कि अब जब मुझे देखना होता है कि ये कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डोमिनेंट पोजीशन में है, या ये कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर के लिए एडवर्स इम्पैक्ट वाली पॉलिसीज ला रही है, तो मैं क्या देखूंगा? उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट देखूंगा, रेलेवेंट मार्केट। वो उस प्रोडक्ट वाइज भी देखी जा सकती है या फिर वो जोग्राफिकल एरिया जो वो कवर्ड करता है उसके थ्रू भी देखा जा सकता है। चले आगे, चले। It include all interchangeable and substitutable goods और services of all the competitors. सभी के सभी competitors को इसमें include किया जाता है। The determination of the relevant market is very crucial aspect. चाहे भाई साहब कोई इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे किसी ने मोनोपोली की है, चाहे किसी ने कुछ भी फलाना डिपका कंज्यूमर के हितों के अगेंस्ट किया है, तो फिर कमीशन सबसे पहले देखेगा कि ये जो जिस बंदे ने काम किया है रेलेवेंट मार्केट कौन सी है उसकी। तो मैं कह सकता हूं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेलेवेंट मार्केट। फिर अगली दो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ वालों तुम्हें नहीं पढ़ना, बट इलेक्टिव लॉ वालों तुम जरूर देख लेना, रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एंड रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। मैं इनमें दिमाग नहीं लगा रहा अभी इस वक्त। अब मैं आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर जिसका नाम है सेक्शन 3, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। ओहो, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स अपनी अपनी क्लासेस को अगर रिकॉल कर पाएंगे तो मैं बताया हुआ है कि, या अगर नहीं भी सुना हुआ तो सुन लीजिएगा। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और एक होते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट। दोबारा बोल देता हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। सुन लेना, जिन्होंने लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सुनेंगे। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ये होते हैं दो तरीके के, एक होता है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और एक होते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल का एग्रीमेंट का मतलब मैं कह सकता हूं जी एग्रीमेंट अमंगस्ट पर्सन जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, जैसे डिफरेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे डिफरेंट रियल एस्टेट वाले, ठीक है ना, जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है। और फिर वर्टिकल का मतलब होता है एग्रीमेंट फ्रॉम पर्सन एट डिफरेंट स्टेजेस या फिर लेवल, सेम कंपनी के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। चले, सेम कंपनी की सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ठीक हो गई इतनी बात। तो मैंने कहा जी एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। चलो जी देखना शुरू करते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है? कहता है कोई भी एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, मतलब ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज, और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखो कीवर्ड्स हैं ये, नो एंटरप्राइज, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन और
एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट। अब ये कीवर्ड्स देखो क्या है, विच कॉज और इज लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन विद इन द इंडिया। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होगा विच में हैव द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, और अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो वो क्या होगा, इन द नेचर ऑफ वॉइड एग्रीमेंट होगा। फिर अगर एग्रीमेंट किया जा रहा है किसके बीच में, एंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बिटवीन पर्सन एंड एंटरप्राइज, एंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, आंखें बंद करके रिकॉल करो मेरे साथ, पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन एंड एंटरप्राइज, और प्रैक्टिस कैरिड ऑन और डिसीजन टेकन बाय एनी एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग कार्टेल। क्योंकि जैसे ही इसने कहा यानी एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब कार्टेल बन रहा है। एंगेज इन आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, ऐसे लोगों के बीच में जो कि एक ही तरीके के प्रोडक्ट में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल की, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये सब हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होते हैं। तो फिर ये सेक्शन कहता है कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ, दोबारा से रिकॉल करो, किसी एसोसिएशन और किसी एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, फिर उसके बाद एंटरप्राइज एंड पर्सन, फिर उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड एसोसिएशन ऑफ और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, जो कि कार्टेल बना रही हैं, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के अंदर डील करते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन द परचेज और द सेल्स प्राइस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन द परचेज और सेल्स प्राइस। कैसे मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया होगा कि फॉर एग्जाम्पल बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिमिटेड का, बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिमिटेड का मैंने एग्जांपल दिया होगा। अब ये क्या होता है बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिमिटेड में, इसमें क्या हुआ था कि एक बंगाल के जो केमिस्ट एसोसिएशन थी, उन लोगों ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि दवाइयों पे उस टाइम ना 10% डिस्काउंट देते थे वहां पर मार्केट में, रेलेवेंट मार्केट में। उन्होंने कहा आज के बाद हम किसी पे डिस्काउंट नहीं देंगे, जो भी दवाई बिकेगी एमआरपी पे बिकेगी। एग्रीमेंट कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है, हाँ, यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कंज्यूमर के हितों पर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट रखता है, वो एग्रीमेंट करने को मना कर रहा है, चाहे वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेम प्रोडक्ट के बीच में हो या फिर सेम मैन्युफैक्चरर और उसके पूरे साइकिल के बीच में हो। ठीक है ना, चलिए नहीं सुरभि जी। तो फिर सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट, लिमिट्स और कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विस। यानी कि अगर एग्रीमेंट इस प्रकार का है, एग्रीमेंट इस प्रकार का है कि जो प्रोडक्शन को लिमिट करने की बात करता है, अगर प्रोडक्शन लिमिट करोगे तो क्या प्राइसेस बढ़ जाएंगे? यस, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। तो क्या ये अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर रखेगा? बिल्कुल रखेगा, बिल्कुल रखेगा। ठीक हो गई इतनी बात। तो यानी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, सीमेंट के दाम बढ़ाने के लिए उसका प्रोडक्शन कम कर दिया। अल्टीमेटली कंपटीशन कमीशन को बीच में आना पड़ा और उनके ऊपर पेनल्टियां लगानी पड़ी, करोड़ों करोड़ों रुपए की पेनल्टियां लगाई गई। चले, थर्ड, आपस में एग्रीमेंट हुआ शेयर द मार्केट, कि हम मार्केट को आपस में शेयर करेंगे बाय द वे ऑफ एलोकेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया और द टाइप्स ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जैसे वो होता है ना उसमें गुंडों में कि आधा दिल्ली तेरा आधा दिल्ली मेरा, वैसे ही मान लीजिए ऐसा हो गया कि आधा आधा दिल्ली बांट लिया। डोमिनोज ने आधा आधा दिल्ली बांट लिया, किसने? डोमिनोज ने एंड पिज्जा हट ने। आधा दिल्ली तुपन का, आधा दिल्ली अपन का, तो दिस इज कॉल्ड अगेन शेयर द मार्केट। मार्केट शेयर कर रहे हो, मोनोपोली को प्रमोट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन आप कर रहे हो। फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट इन अ बिड रिगिंग और द कॉल्यूसिव बिडिंग। बिडिंग का मतलब क्या होता है? जब आप बोली लगाते हो। मगर सोचो फॉर एग्जांपल
क्या हुआ कि आपसे एक टेंडर मंगाया गया, अब उस टेंडर के अंदर सबका प्राइस एक जैसा था, सबका प्राइस, तो इसे कहते हैं बिड रिगिंग या कोल्यूसिव बिडिंग। समझ आया? तो इस तरीके की बिडिंग करके आप प्रोसेस कैसे करते हो, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सारे मैन्युफैक्चरर ए से लेकर जेड तक, सॉरी एक्स वाई तक एक ही बिड लगाएंगे। जेड जो है एक बिडिंग कम करेगा, कुछ रुपए कम करेगा, जेड को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर अगली बार ए को दिलवाएंगे, फिर अगली बार बी को दिलवाएंगे, फिर अगली बार सी को दिलवाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप रेलवे स्टेशन के बाहर जाओ, निकलो तो थ्री व्हीलर वालों की लाइन लगी होती है। अब वो सारे थ्री व्हीलर वाले वैसे तो आपको ले जाने के लिए तैयार हैं, वो टेंडर्ड हैं, टेंडर्ड मतलब तैयार हैं, बट बारी किसकी आती है? सब में एग्रीमेंट हो रखा है कि जिस लाइन में सबसे आगे लगा है उसकी बारी, दूसरे नंबर वाले के पास आप जाओगे तो झगड़े हो जाएंगे वहां पर, ऐसा होता है ना। सेम इस तरीके की जब बिडिंग की जाती है तो इसे बिड रिगिंग या कोल्यूसिव बिडिंग के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है जी, अब आ जाइएगा डी पॉइंट पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट हो गया। तो कहता है ये वो एग्रीमेंट हैं जिनका माना जाएगा शैल बी प्रिज्यूम टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। मतलब माना जाएगा कि इनका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है किसके ऊपर? कंपटीशन के ऊपर। क्लियर हो गई इतनी बात? चले आगे। और आगे बढ़ते हैं जी, चले। फिर कहता है एनी एग्रीमेंट अमंग द एंटरप्राइज और पर्सन एट द डिफरेंट स्टेजेस और लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। वर्टिकल एग्रीमेंट की बात कर रहा है, वर्टिकल एग्रीमेंट की बात कर रहा है, वर्टिकल, ठीक है। एनी एग्रीमेंट अमंग द एंटरप्राइज और पर्सन एट द डिफरेंट स्टेजेस और लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेन इन द डिफरेंट मार्केट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एक्सेट्रा इंक्लूडिंग टाई इन एग्रीमेंट। टाई इन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बेटा ये खरीदेगा तो ये तो खरीदना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्कूटर खरीदोगे तो हेलमेट तो खरीदना ही पड़ेगा। अगेन अब हेलमेट खरीदना ना क्योंकि कंज्यूमर के हितों के अगेंस्ट नहीं, उनके फेवर में है, तो इसलिए अलाउ है, वरना अदरवाइज ये स्कूटर बेचने वाली या बाइक बेचने वाली कंपनी अगर हेलमेट बेच दें तो फिर तो दिक्कत है। टाई इन एग्रीमेंट जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने स्टेट्समैन का एग्जाम्पल लिया हुआ है क्लासेस में, जैसे मैंने स्टेट्समैन का एग्जांपल लिया हुआ, मैं दोबारा बोलता हूँ, स्टेट्समैन कहाँ चलता है? कलकत्ता में बहुत अच्छा अखबार चलता है, दिल्ली में ज्यादा नहीं चलता। तो उन्होंने पॉलिसी लगाई कि अगर स्टेट्समैन कलकत्ता के अंदर आपको ऐड देनी है तो आपको स्टेट्समैन दिल्ली के अंदर भी ऐड देनी पड़ेगी। अब ये तो ये गलत बात है भाई, मगर टाई इन एग्रीमेंट अगर इनका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है तो फिर ये वॉइड है, ठीक है। चले सेकेंड, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। अब मैं सारे एग्जाम्पल तो नहीं रिपीट कर रहा, मैं फास्ट ट्रैक में दोहरा रहा हूँ। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जहां पर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है परचेजर को फ्रॉम एक्वायरिंग और डीलिंग इन गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर। मतलब तुम मेरे अलावा और किसी के गुड्स नहीं खरीदोगे, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। सर ये तो हम देखते हैं, हाँ देखते तो, फॉर एग्जांपल मारुति की कार, मारुति के शोरूम में मारुति की कारें दिखती हैं, होंडा के शोरूम में होंडा की कारें दिखती हैं, बट क्योंकि उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है इसलिए ठीक है। जिस दिन इनका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर हो जाएगा, ये अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट इंक्लूड एनी एग्रीमेंट टू लिमिट द आउटपुट ऑफ एनी गुड्स और एलोकेट एनी एरिया फॉर द डिस्पोजल और सेल ऑफ द गुड्स। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लीजिए स्टेपलर बनाने वाली कंपनी कंगारू, बहुत बड़ी कंपनी है। अब कंगारू क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर को एरिया एलोकेट करती है कि आपने इस एरिया में बांटना है। वो डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया से बाहर नहीं निकल सकता, उस एरिया से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, ठीक है ना। चले फिर कहता है रिफ्यूजल टू डील। अगर आप मेरे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो फिर आप कुछ भी और डील नहीं कर सकते, फिर और कुछ भी डील नहीं कर सकते। आप मेरे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। एंड नेक्स्ट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, जहां पे प्राइस लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी थी जिसका नाम था डनलॉप टायर्स। अब उसने एक अपना एजेंट अपॉइंट किया, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि भैया मेरे द्वारा बनाया गया टायर्स 400 रुपए से नीचे किसी भी हालत में नहीं बिकेगा। अब ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस वाले एग्रीमेंट है, ठीक है ना। अगेन अगर दे आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर तो हाँ, तो फिर वॉइड है, और अदरवाइज चलते रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मारुति में के शोरूम में मारुति की कारें होती हैं, होंडा के शोरूम में होंडा की कारें होती हैं, बिकॉज दे आर नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज वाई वी कैन रन, ठीक है जी। चले
आगे कहता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शेल रेस्ट्रिक्ट। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शेल रेस्ट्रिक्ट मतलब ये सेक्शन बिल्कुल रोक नहीं लगाता किस बात पर? द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ और टू इम्पोज रीजनेबल कंडीशन as may be necessary for protecting any of his right which have been or may be conferred upon him under। देखो ये ऐसा है, अगर मान लीजिए आपका कोई अधिकार कॉपीराइट वगैरह के अंदर, पेटेंट राइट के अंदर, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट के अंदर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स या डिजाइन एक्ट या सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल मैंने कार का एक डिजाइन तैयार किया, अब ये जो कार जो डिजाइन हुई है ये मुझे लगता है 1 लीटर के अंदर 50 से 60 किलोमीटर चल पड़ेगी, या फिर मैं एक इलेक्ट्रिक कार ऐसे बना रहा हूं जो कि पूरी फैमिली को लेकर चलेगी और आराम से, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक कारों में दिक्कत आती है ना कि इंजन में ज्यादा जान नहीं आती, इसकी इंजन में बड़ी जान है। मैंने ऐसा डिजाइन तैयार किया है। अब मैं इस टेक्नोलॉजी को औरों को देने नहीं दे रहा किसी भी हालत में, लॉ के तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई कॉपीराइट है, मैं उस कॉपीराइट को किसी को अवेलेबल नहीं करा रहा, बिल्कुल ठीक है। मैंने कोई नया प्रोडक्ट इजाद किया है, मैं उसका पेटेंट करा के बैठा हूं, मैं किसी को टेक्नोलॉजी देने नहीं दे रहा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब इन एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन वगैरह ये सब उड़ा के ले जाएगा कोई, नहीं। आप कंज्यूमर को ये देने के लिए बाध्य नहीं हो, कंज्यूमर को ये देने के लिए लाइबल नहीं हो। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चले, इसके बाद आता है जी हमारा अगला सेक्शन, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। देखो जी ये सेक्शन क्या कहता है, सबसे पहले कहता है जी डोमिनेंट पोजीशन होना कोई दिक्कत नहीं है। ललित गुप्ता जी अभी जहां से शुरू हुआ है ना, पहले वहां से ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कीप ऑन सेंडिंग द क्वेरीज, प्लीज कंसंट्रेट हियर। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या है? डोमिनेंट पोजीशन होना कोई गड़बड़ नहीं है, बट उस डोमिनेंट पोजीशन का गलत यूज करना ये गड़बड़ है। रेलेवेंट एग्जाम्पल कई सारे क्लासेस में दिए होंगे, कई सारे। फॉर एग्जाम्पल सीए इंस्टीट्यूट के ऊपर केस चला, किसी ने कहा, जैसे वो NIIT जैसी कंपनी थी ना, जो पहले NIIT और एपटेक नाम की कंपनियां थी, उन्होंने कहा जी सीए इंस्टीट्यूट ने कंप्यूटर लर्निंग का कोर्स चलाया, ITT ट्रेनिंग, तो ये हमसे करवाएं, ये अपने आप क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। अल्टीमेटली कंपटीशन कमीशन ने कहा भाई साहब हम मानते हैं सीए इंस्टीट्यूट डोमिनेंट पोजीशन में है, बट वो अपनी पोजीशन अब्यूज तो नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट कोई प्रॉफिटेबल संस्था तो नहीं है, वो तो क्या करती है, वो तो केवल आपका भला करती है। समाज सेवा का काम कर रहा ना इंस्टीट्यूट, तो समाज सेवा का काम कर रहा है ना, तो दिक्कत क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो इसलिए सेक्शन में लिखा गया डोमिनेंट पोजीशन मींस अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by the enterprise in the relevant market. Relevant market might be product wise, geographical wise or both, which enable it to operate independent of the competitive forces prevailing in the relevant market. इसका मतलब इंपॉर्टेंट शब्द है ऑपरेट इंडिपेंडेंट। ये कहता है भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, मीन्स बड़ी सीधी सी बात है, इसके कंपटीटर जो मर्जी करें मगर ये अलग तरीके से चलने के लिए इतना ताकतवर आदमी है, तब ये माना जाएगा कि डोमिनेंट पोजीशन में है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी की कोई परवाह नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने लग दी लॉ की फीस 10 लाख रुपए, मैं कहा बच्चा जाएगा कहाँ, यहीं आएगा, 10 लाख रुपए, मैंने कंपटीटर को देखा ही नहीं, ओहो मैं मतलब डोमिनेंट पोजीशन में आ रहा हूं। आगे, अफेक्ट इट्स कंपटीटर और द कंज्यूमर और द रेलेवेंट मार्केट इन इट्स फेवर, मतलब आपकी पॉलिसीज जो हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो क्या किया, एक ही झटके में टाटा टेली नेटवर्क को, वोडाफोन को, आइडिया को उड़ा दिया, पता भी नहीं लगने दिया, ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज लेके आया। डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन, समझ आया? चले सेक्शन 4 प्रोवाइडेड एनी एंटरप्राइज और ग्रुप शेल नॉट अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, नहीं करेंगे अब्यूज को। एन एंटरप्राइज और ग्रुप इज सेड टू हैव अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। जी कब माना जाएगा कि आपने डोमिनेंट पोजीशन अपनी अब्यूज की है? पहला, जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस इन परचेज और सेल ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अब कई तरीके के रियल एस्टेट डेवलपर प्रोजेक्ट निकालते थे ना, अभी आजकल भी मैं देख रहा हूँ निकाल रहे हैं, चोरी चुपके निकाल रहे हैं। फ्लैट लेना है सर तो कार पार्किंग तो लेनी होगी।
अच्छा फ्लैट के साथ तो समझ आता है, मगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी कार पार्किंग लेनी होगी, ये तो गुंडागर्दी है। अब ये क्या करते हैं बिल्डर्स, अभी पता है, कंपल्शन रखते हैं पहले तो कार पार्किंग का, ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा दूसरी बात ये जो कार का पैसा है ये हम कैश में लेंगे, इसे कहते हैं गुंडागर्दी की हद, इसे कहते हैं गुंडागर्दी की हद। ये ऐसे करते हैं। कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, फ्लैट के साथ या कॉम्प्लेक्स के साथ कार लेनी पड़ेगी। दूसरा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस इन परचेज और सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो ने क्या किया था, गंदी आर्डर डालती ना, 1.5 GB फ्री, 1.5 है पता नहीं, 1.5 है या 1 GB फ्री है आजकल, पता नहीं, गंदी आदत डल गई। आजकल क्या है भाई, सुबह सुबह अगर किसी रिक्शे वाले भाई को भी देखो ना तो यूं करके रिक्शे पे लेटा होगा और अपना मोबाइल देख रहा होगा। भाई नेटवर्क की स्पीड, मैं कह रहा हूं यार इतनी कम आ रही है, जब हर जगह ही नेट चल रहा है, हर जगह ही फिल्में डाउनलोड हो रही हैं, तो फिर क्या कर सकते। अच्छा 2 GB हो गई, बाय गॉड, आदतें बिगाड़ दी ना, तो यही तो लिखा है आगे। लिमिट्स और रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज मार्केट देयर ऑफ, यानी कि आप लिमिट कर रहे हो प्रोडक्शन को। फॉर एग्जांपल सीमेंट मैन्युफैक्चरर, इन्होंने क्या किया था, तभी तो पेनल्टी लगी थी भाई साहब। क्या किया था इन्होंने, सेक्शन 3 का भी नॉन कंप्लायंस किया था और सेक्शन 4 में अपनी पोजीशन का डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज भी किया था, प्रोडक्शन को लिमिट करके। फिर टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस टू द प्रेजुडाइज ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया का मैंने कहा एग्जांपल दिया होगा क्लास में कि नोकिया का फॉल का रीजन क्या रहा, कि उन्होंने क्या किया था कि जो ड्यूल सिम टेक्नोलॉजी थी ना, उसको क्या किया था, एक तो पब्लिक नहीं किया था और ऊपर से उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं जी, हम क्या करेंगे कि हम तो सिंगल सिम वाले फोन ही प्रमोट करेंगे, ताकि नोकिया कोई एक ना ले और 2 लेवल की, अगर उसे 2 की जरूरत है तो 2 ले। तो ये टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट अगर आपने किया है और उसे आप प्रिजुडाइज कर रहे हैं कंज्यूमर के हितों में से, फॉर एग्जांपल जैसे अब महिंद्रा इलेक्ट्रिक की कारें ला रहा है या फिर और कार मैन्युफैक्चरर कारें ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं, ताकि कंज्यूमर का भला हो सके और नया टेस्ट उन्हें मिल सके मार्केट में और ऑल्टरनेट फ्यूल जनरेट कर सके वो। तो ये लिमिट और रेस्ट्रिक्ट अगर आप इन चीजों को कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये टेक्नोलॉजी किसी को पास ऑन होने ही नहीं दे रहे, तो यहां पे भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जा सकता है। फिर इंडल्ज इन अ प्रैक्टिस रिजल्टिंग इन अ डिनायल ऑफ द मार्केट एक्सेस इन एनी मैनर। फॉर एग्जांपल ये जितनी ऑटो कार मैन्युफैक्चरिंग ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, क्या इनके ओरिजिनल इक्विपमेंट मार्केट में जाके परचेज कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। इनके इक्विपमेंट परचेज नहीं हो सकते हैं। यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलेवेंट मार्केट टू एंटर इनटू और प्रोटेक्ट अदर रेलेवेंट मार्केट। अगेन फॉर एग्जाम्पल क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मारुति के शोरूम में जाओगे, कार अगर मारुति के वर्कशॉप में गई तो और कोई पार्ट खराब हुआ, तो क्या मैं कह सकता हूं ओरिजिनल पार्ट मारुति से ही खरीदना पड़ेगा? हाँ, ओरिजिनल पार्ट वहीं से खरीदना पड़ेगा। मारुति के जो ये सप्लायर वगैरह हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के नीचे जो ये जितने भी शोरूम वाले हैं, क्या इन्हें मारुति का ही कार का वो पार्ट्स लगाना पड़ेगा? यस, ये होंडा का नहीं लगा सकते। तो ये क्योंकि मारुति के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। तो यानी कि यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलेवेंट मार्केट टू एंटर इनटू द अदर रेलेवेंट मार्केट। कार बनाते बनाते आप किस में आ गए? ओरिजिनल पार्ट्स के अंदर भी आ गए हो। ठीक है जी। एक प्राइस होती है प्रीडेटरी प्राइस, जिसके ऊपर रिलायंस खेलता है। इतना सस्ता कर दो कि बाकी सारे भाग जाए मार्केट से। सोचा था क्या वोडाफोन गिरेगा, आइडिया गिरेगा, भारती का बुरा हाल हो जाएगा। ये प्रीडेटरी प्राइस का कमाल है। भारती वाले कंप्लेन कर करके थक गए, कुछ हुआ ही नहीं। भाई रिलायंस है, वो इकोनॉमी चला रहा है। चलो जी आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारे दुखों की रग, कॉम्बिनेशन। अरे रे 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 रे, कॉम्बिनेशन ये क्या होता है? सीधा समराइज्ड व्यू पे आता हूं इसके। लो जी लो, लो जी लो, लो 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 जी लो, ये राजी समरी नोट्स। सेक्शन 5 को 3 पार्ट्स में बांटा गया है।
ए बी सी। ए में कवर्ड है एक्विजिशन, जहां आप किसी एंटिटी को एक्वायर कर रहे हैं। दूसरे में कवर है अगेन एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल, जहां आप उसके ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं। और तीसरे में है मर्जर अमलगमेशन, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू ए बी लिमिटेड बन रहा है। ठीक है, ए के अंदर कवर है अगर कोई एंटिटी बीइंग एन एक्वायरर एक्वायर कर रही है किसी को, नए को एक्वायर करने जा रही है। बी के अंदर कवर किया गया ऑलरेडी आप किसी को एक्वायर कर चुके थे, ऑलरेडी किसी को एक्वायर कर चुके थे, अब आप एक नए प्लेयर को एक्वायर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया हॉलकिम का। हॉलकिम ने अंबुजा सीमेंट को टेक ओवर कर लिया, अब वो एसीसी सीमेंट को टेक ओवर करने जा रहा है। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, एक्वायरर प्लस टू बी एक्वायर्ड, एक्वायर प्लस टू बी एक्वायर्ड। यहां पे भी सेम है, एक्वायरर प्लस टू बी एक्वायर्ड, यानी कि जो एक्वायरर है और जिसको एक्वायर करने जा रहा है। यहां पे क्या है, जिसको उसने अभी रिसेंटली एक्वायर्ड किया है और जिसको अब एक्वायर्ड करने जा रहा है। यहां पे क्या है, एक्वायरर प्लस टू बी एक्वायर्ड, तीन चीजें देखनी है। ठीक है, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल पे भी ले जाता हूं अभी। अगर एक्वायरर प्लस टू बी एक्वायर्ड मिलकर इनकी एसेट्स इंडिया के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर 6000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर इन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया मिलाकर $1 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें 1000 करोड़ इन इंडिया है, या फिर $3 बिलियन से ज्यादा है। 3 का मल्टीपल फैक्टर ज्यादा चल रहा है, ध्यान रखना, 3 का मल्टीपल फैक्टर, जहां पे कम से कम 3000 करोड़ इन इंडिया है। फिर ऑलरेडी जिसको एक्वायर किया या जिसको एक्वायर करने वाला है, उन दोनों को मिला लो। एसेट्स टर्नओवर सेम, मर्जर अमलगमेशन में एसेट्स टर्नओवर सेम, ये लिमिट बिल्कुल सेम, ये लिमिट बिल्कुल सेम। आई थिंक लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिपेंड रहेगा केवल इस चीज पे कि क्लॉज ए में फॉलो हो रहे हैं, बी में फॉलो हो रहे हैं, सी में फॉलो हो रहे हैं। बस ए में किसको देखना है, एक्वायरर प्लस जिसको एक्वायर करने जा रहा है। बी में जिसको रिसेंटली एक्वायर किया और जिसको अब एक्वायर करने जा रहा है। सी में अमलगमेशन और मर्जर। एक्वायरर और मर्जर और अमलगमेशन में फर्क क्या है, मर्जर अमलगमेशन मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी लिमिटेड, एक्विजिशन मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू ए लिमिटेड। समझ आया? क्लास लेने वाला हूं, डोंट वरी। चलिए, ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंस कुछ नहीं है, वही तो हमारे लिए मतलब मैं कह सकता हूं ऊपर वाले का वरदान है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, देखिएगा आगे क्या कहता है। फिर कहता है ग्रुप्स में, अब ग्रुप्स को भी देखना है। इन इंडिया में अगर आप पूरे ग्रुप को देखेंगे इन इंडिया में, अब ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या होती है अभी बता रहा हूं। ग्रुप का, जिस ग्रुप में आप जुड़ने वाले हो उसका इंडिया में एसेट्स बेस 8000 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर 24000 करोड़ से ऊपर। अगेन जिस ग्रुप में ये जुड़ेंगे सब कुछ 8000, 24000, 8000, 24000 इन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया, 4, 12, 1, 3, 4, 12, 1, 3, 4, 12, 1, 3। मुझे लगता है ये देखकर थोड़ा सा सांत्वना मिली होगी कि याद करने के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, न्यूमेरिकल लिमिट में तो खतरनाक नहीं है।
न्यूमेरिकल लिमिट के टर्म्स में तो खतरनाक नहीं है। चले आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 5 के बाद सेक्शन 6 पर, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। इलेक्टिव लॉ में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बन के आता है भाई, ये सेक्शन 6, क्योंकि इसके साथ में रेगुलेशंस आ जाती हैं, तो जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ वालों, आपको केवल समरी से कर लेना सेक्शन 6, उसके बाद तो आपको देखने की जरूरत है ही नहीं कहीं पर। तो एक बार हम समरी पे आ जाते हैं फटाफट सेक्शन 6 की और देखना शुरू करते हैं जी क्या कहता है। कहता है, समरी पे आ जाइएगा। कहता है मान लीजिए कहता है नो पर्सन और एंटरप्राइज, नो पर्सन और द एंटरप्राइज टू फॉर्म द कॉम्बिनेशन। कोई भी पर्सन या फिर एंटरप्राइज ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगी। कॉम्बिनेशन का मतलब सेक्शन 5 में अगर आप फुलफिल कर रहे हो किसी भी पोर्शन को, आप सेक्शन 5 के किसी भी पोर्शन को फुलफिल कर रहे हो तो आप ये नहीं बनाओगे जो कि कॉज कर सकता है या लाइकली टू कॉज कर सकता है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन एज इट शैल बी वॉइड। यानी कि कोई भी एक्विजिशन, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है विच माइट हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट इन द मार्केट, तो वो वॉइड होगा। आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हुए नोटिस देना पड़ेगा सीसीआई को विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर। अब 30 दिन कहां से शुरू होंगे? अप्रूवल ऑफ द मर्जर, एक्विजिशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि अप्रूवल ऑफ मर्जर से या एक्विजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जहां पर आप एक कंपनी को अपनी 100% सब्सिडरी बना रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ होगा दोनों के बीच में। और यहाँ एक्विजिशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्या क्या कवर हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ होस्टाइल टेक ओवर भी होता है, होस्टाइल टेक ओवर ये भी शामिल हो जाता है। तो नोटिस देना पड़ेगा विद इन 30 डेज टू द सीसीआई। 210 दिन तक कोई कॉम्बिनेशन या इफेक्ट में नहीं आएगा, 210 दिन तक कोई कॉम्बिनेशन इफेक्ट में नहीं आएगा। परंतु अगर मैं बात करूं कि यहां पर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की या बैंक्स की, अगर मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है, लोन में डिफॉल्ट होने के कारण अब आप उसके शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि आप उस एंटिटी को एक्वायर कर रहे हैं, तो यहां पर सेक्शन 6 नहीं लगेगा। कहता है सेक्शन नॉट एप्लीकेबल इफ एक्विजिशन ड्यू टू कॉन्वीनियंट मतलब टर्म्स ऑफ द लोन और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, पीएफआई एफआईआई बैंक टू सबमिट डिटेल ऑफ एक्विजिशन विद इन 7 डेज टू सीसीआई। फिर भी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे येस बैंक का डिफॉल्ट हुआ था, येस बैंक ने से लोन लेकर फोर्टीज ने डिफॉल्ट किया, तो येस बैंक एंडेड अप इन एक्वायरिंग ऑलमोस्ट 21% शेयर्स ऑफ फोर्टीज, 21% शेयर्स ऑफ द फोर्टीज उसने एक्वायर कर लिए थे। तो अगेन ये एक्विजिशन हो रहा है, मैं कह सकता हूं, मगर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस 7 दिन के अंदर सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप उसके शेयर्स वगैरह एक्वायर कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, चलो जी। अभी फिर इसके बाद आती है रेगुलेशन। ये रेगुलेशन केवल इलेक्टिव के लिए है, तो मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर रहा हूं और मैं सीधा आ रहा हूं इन रेगुलेशंस के बाद वाले पोर्शन पर। लो जी, सेक्शन 7, ताकि मैं ये करवा के अभी फिर फ्री कर दूंगा कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ वाले बच्चों को, ठीक है। फिर दोबारा आ जाइएगा भाई, अपन लोग आते हैं ये स्पेस फॉर एनालिसिस में, जो ये बने हुए ना समरी चार्ट बना हुआ है, हम सीधा यहां समरी चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चले, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। अगेन कंपटीशन कमीशन की स्थापना कौन करेगा? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? एक नोटिफिकेशन के द्वारा। इसे बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस दिया हुआ है, यानी कि इट वुड बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। आगे एग्जिस्टेंस डेट क्या होगी इसकी? एज पर द नोटिफिकेशन होगी। एंड हेड ऑफिस क्या होगा? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वहां पर होगा। तो ये सेक्शन 7 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ वालों, तुम्हारे लिए सिलेबस में सेक्शन ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है जी सीसीआई टू कंसिस्ट, कौन होगा सीसीआई में? चेयरपर्सन होंगे प्लस मेंबर होंगे। मेंबर कितने हो सकते हैं? मैं कह सकता हूं मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम 6 तक, मैक्सिमम 6 मिनिमम 2, और सभी के सभी होल टाइम मेंबर होंगे, सभी के सभी होल टाइम।
अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, दोनों कौन करेंगे? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पर होगा। ठीक है जी। उस सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब आएंगे जो कि उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, प्लस इसके अलावा सेक्रेटरी रहेंगे, प्लस 2 एक्सपर्ट रहेंगे ट्रेड और बिजनेस लॉ वगैरह एक्सेट्रा से। अच्छा, सेक्रेटरी वगैरह कहां पे आएंगे? बड़ा फालतू का सेक्शन लगता है मुझे कसम से जब मैं पढ़ाता हूं ये। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो यहां से आपको सेक्रेटरी लेवल के व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो खुद आएंगे या फिर नॉमिनेट करेंगे किसी को इस सिलेक्शन कमेटी के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है कि चाहे चेयरपर्सन हो प्लस मेंबर हो, ये दोनों ही पर्सन ऑफ एबिलिटी होने चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? पर्सन ऑफ एबिलिटी होने चाहिए, इंटीग्रिटी होने चाहिए, मतलब वो काबिल भी होने चाहिए, ईमानदार भी होने चाहिए, प्लस उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए इस फील्ड की, प्लस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस इन लोगों को होना चाहिए, तभी एक कंपटीशन कमीशन में आ सकते हैं। इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस की बात करूं तो ऑफिस ऑफ द टर्म्स कितने साल रहेगा? 5 साल का टर्म रहेगा। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे, मगर 65 ईयर्स के बाद ये ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर सकते। 65 के बाद ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं मानता हूं बेटा कंपोजिशन वाले सेक्शंस में दिक्कत आती है, मैं मानता हूं, मैं क्या करूं बताऊं। अब आते हैं सेक्शन 11 पर। नाउ कम टू सेक्शन 11। हाँ जी, अपॉन रेजिग्नेशन दे शैल कंटिन्यू। अगर ये रिजाइन भी कर देते हैं तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जैसे वो लिखा जाता है ना, लेटर लिखा जाता है, अच्छा बॉस मैं जा रहा हूं, अच्छा बॉस मैं जा रहा हूं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, या फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अलाउ करेगी तो ऑफिस छोड़ के जा सकते हैं, या फिर जब इनका सक्सेसर आ जाएगा तब जा सकते हैं, या फिर जब इनकी टर्म्स एक्सपायर होगी तब जा सकते हैं। मतलब दोनों, इन चारों में से कोई भी पहले आ जाए तो ये जा सकते हैं। ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। भाई साहब, अगर आपने जॉब छोड़ दी क्योंकि आपके प्रभाव क्षेत्र में रहा है, पूरा एरिया प्रभाव क्षेत्र में रहा है क्योंकि कई एंटिटीज आपके अंडर आई थी, तो फिर इसलिए आप एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे 2 साल तक। 2 साल तक किसी भी हालत में किसी भी एंटिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी एंटिटी के अंदर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्शन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अंदर कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वगैरह में कुछ भी एक्सेप्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप 2 साल तक बिल्कुल एक्वायर नहीं करोगे, क्योंकि ये तो वेस्टिंग इंटरेस्ट हो गया। से फॉर एग्जांपल आज मैंने जैसे खबर सुनी कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे फॉर्मर, अभी वो एमपी बन के आ रहे हैं। हालांकि अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन क्या एक कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का डर लगा रहता है? द आंसर इज यस। एक कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का डर सा तो रहता है। फिर उसके बाद क्या कहता है जरा देखिएगा, वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट द फंक्शनिंग। मैंने कहा जी मान लीजिए कि अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में कोई वैकेंसी है, अगर मान लीजिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में कोई वैकेंसी है और इसके बावजूद वहां पर ऑफिस चल रहा है, तो इससे उनकी फंक्शनिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी डिसीजन वहां लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है। वैलिडेट द फंक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ, कहता है जी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी है या डिफेक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन। कमीशन में पूरे लोग नहीं है जो होने चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, डिफेक्ट इन द पर्सन एक्टिंग एज अ चेयरपर्सन प्लस मेंबर, यानी कि वो प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं था मगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ कमीशन, फॉर एग्जाम्पल कमीशन ने खुद अपना प्रोसीजर बनाया कि कम से कम 3 लोग बैठकर डिसीजन लेंगे, मगर 2 लोग बैठकर सुनवाई कर रहे हैं और डिसीजन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड रहेगा, सब कुछ वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फिर अपन लोग बात करते हैं रिमूवल की। क्या इनको इनके ऑफिस से हटाया जा सकता है? यस। कब कब हटाया जा सकता है? जब जब ये इंसॉल्वेंट हो जाएं, जब जब ये पेड एम्प्लॉयमेंट में कहीं लग जाएं, मतलब किसी क्लाइंट की सेवा कर रहे हों, तब तब हटाया जा सकता है।
कन्विक्टेड ऑफेंस ऑफ मोरल टैपिट्यूड, यानी कि इन्होंने समाज के लिए, समाज का बेड़ा गर्क कर दिया हो, हत्या, डकैती, रेप, ये सारे कांड कर दिए हूं। और फिर एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, ओके, एक और लिख लेता हूं मैं यहां पर, अब्यूज द डोमिनेंट पोजीशन, सॉरी अब्यूज्ड हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया हो, या फिर फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो गए हो। अब ये जो दोनों है ना, कि अब्यूज किया, एक्वायर्ड किया फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या अब्यूज हिज पोजीशन, इन दोनों को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर किया मतलब रिश्वत ली है, या फिर अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है, मतलब कोई गलत ऑर्डर पास किया पोजीशन का फायदा उठाकर। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के बेसिस पे ही केवल हटाया जाएगा, इन दोनों ग्राउंड्स पर, इन दोनों ग्राउंड्स पर। कन्विक्ट मीन्स अपराधी, यस, इम्प्रिजनमेंट। जी अनिल संचिति जी, चले। तो ये था भाई साहब हमारा सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से रिलेटेड। अब ओल्ड सिलेबस वालों इस टाइम अब आप चले जाओ, ओल्ड सिलेबस वालों क्योंकि अब मैं रेगुलेशन करवाने जा रहा हूं। रेगुलेशन जो है चलो जी, कहता है एप्लीकेबल फॉर एनी एलिज्ड वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4। अगर सेक्शन 3 और 4 में कोई भी वायलेशन हुआ तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। टेन टेन टेन। ओके 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 ओके, एक मिनट देना बस। जी पढ़िएगा। कहता है जी सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में कोई भी वायलेशन हुआ तो ये सेक्शन आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा। हाँ, टेलीग्राम पे अवेलेबल है ना बेटा। आगे कहता है इंक्वायरी कैसे हो सकती है। इंक्वायरी कंपटीशन कमीशन कर सकता है, या तो अपने आप, या फिर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन मिली है उसे किसी राइवल से, कंज्यूमर ट्रेड एसोसिएशन से, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेफरेंस दिया गया है कि भैया हमारे पास कंप्लेन आ रही है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये बंदा जो है ये इसने हमें चुटकुला समझ लिया है, तो इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए। ठीक है ना। तो फिर सीसीआई शेल कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब अगर वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 की बात हुई है तो फैक्टर्स अलग हैं, और वायलेशन ऑफ सेक्शन 4, इसे सेक्शन 4 कह देना। अगर सेक्शन 4 के वायलेशन की बात हुई है तो फैक्टर्स अलग अलग हैं। बेटा सारी स्ट्रेटेजी टिप्स सब दूंगा इलेक्टिव एग्जाम पे, पहले मुझे ना रिवीजन सारी खत्म करने दो, तो अभी पहले यहां ध्यान दो। मॉड्यूल में तो इतना लिखा ही नहीं है ऋषभ अरोड़ा जितना हमने लिखा हुआ है, मतलब हमने तो ये लिखा है कि ग्रीन चैनल क्यों आया, मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ। चलिए जी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। असर्टेन ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 3। जब आप सेक्शन 3 के वायलेशन को देखते हैं तो एक्रूवल ऑफ बेनिफिट टू द कंज्यूमर देखते हैं। अक्रूवल ऑफ बेनिफिट टू द कंज्यूमर देखते हैं, मतलब देखो बड़ी सीधी सी बात है कि फॉर एग्जांपल एक एंटिटी ने कहा कि भैया हमारी बाइक के साथ आपको हेलमेट खरीदना ही पड़ेगा। अब ये तो टाई इन एग्रीमेंट हो गया, तो आप गए नहीं जी नहीं ऐसे कैसे खरीद सकते हैं भाई, हमारा थोड़ा ना ऐसे गलत है ये तो। अब कंज्यूमर, अब ये कंपटीशन कमीशन देखेगा कि क्या इससे बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है कंज्यूमर को। अगर तो कंज्यूमर को बेनिफिट है तो कहेगा ऐसी तैसी कराए, टाई इन एग्रीमेंट हो गया तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या इससे इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है। अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, चाहे बेशक सेक्शन 3 की धज्जियां उड़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये क्रिएशन ऑफ न्यू एंट्री बैरियर तो नहीं कर रहा, मतलब नए प्लेयर को एंट्री से मना तो नहीं कर रहा, मतलब आपने इतना भयंकर प्राइस वॉर कर दिया, इतना नीचे गिरा दिया प्राइस की कोई मार्केट में आने को तैयार नहीं है। चलिए कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जब आप वायलेशन ऑफ सेक्शन 4 करते हैं, वायलेशन ऑफ सेक्शन 4 जब भी किया जाता है तो भैया बहुत जरूरी है देखो कि मार्केट कितनी बड़ी है। अगर मार्केट बहुत बड़ी है तो फिर देखो साइज ऑफ एंटरप्राइज क्या है और साइज ऑफ कंपटीटर क्या है। जैसे गुड़गांव में मैंने एग्जांपल दिए थे कि गुड़गांव में जब डीएलएफ ने अपनी प्रॉपर्टीज को बेचा था तो उसने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया था। गुड़गांव मार्केट का 72% शेयर उस वक्त डीएलएफ के पास था।
तो इतना बड़ा शेयर होने के बाद क्या मैं कह सकता हूं डोमिनेंट पोजीशन में था? यस। तो वो उसने अब्यूज किया इस पोजीशन को, हाँ उसने अब्यूज भी किया था इस पोजीशन को, ठीक है ना। बट अगर मान लीजिए कोई 2-4% वाला प्लेयर, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने कंप्लेन की कि अमिताभ बच्चन साहब का सीरियल जो आता ना कौन बनेगा करोड़पति, तो वहां पे मैं कॉल मिला रहा हूं और उन्होंने कहा भी था कि आपके सारे जवाब सही हैं, आपको बुलाया जाएगा, बुलाया नहीं इन्होंने। तो इसलिए कौन बनेगा करोड़पति जो है अपनी पोजीशन को डोमिनेट कर रहा है, अब्यूज कर रहा है। अब सवाल उठा कौन बनेगा करोड़पति की टीआरपी क्या थी? 4, मैक्सिमम 4। अब 4 में 4 के टीआरपी लेके आप कह रहे हो कि मतलब 4% लोग आपको देख रहे हैं पूरे इंडिया में, तो इसका मतलब आप डोमिनेंट पोजीशन तो नहीं कही जा सकती, तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा नहीं। तो इसलिए मार्केट साइज, साइज ऑफ कंपटीटर, साइज ऑफ एंटरप्राइज, डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर ऑन द एंटरप्राइज और वेदर मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टैट्यूट और बीइंग गवर्नमेंट कंपनी और पीएसयूज। देखो गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयूज वगैरह तो कभी भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं कर सकती। से फॉर एग्जाम्पल ICAI के ऊपर केस किया था NIIT और एप्टेक वालों ने मिलकर और कहा था कि सर जी ये तो गलत बात है क्योंकि इनका ITT ट्रेनिंग नाम का कोर्स जो है वो इंस्टीट्यूट कहाँ से करा रहा है, हमें कराने तो हम IT ट्रेनिंग देने वाली कंपनी है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं है क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट एक धार्मिक संस्था, मतलब धार्मिक मतलब गवर्नमेंट स्टैट्यूट के ऊपर बनी है, मतलब सामाजिक संस्था है, तो इसलिए वो कभी गलत नहीं कर सकती। तो इसलिए इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो ना हाँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? फिर उसके बाद प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी जो होगा ना, इंक्वायरी सीसीआई करेगा। प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी क्या होगा? ये प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी दे रखा है सेक्शन 26 में कि प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी क्या होगा। ICAI इज NPO, यस, आई वुड से इट्स काइंड ऑफ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब आगे बढ़ाइए, ज्यादा हो गई हो तो थोड़ा अब यहां पे आ जाए। सेक्शन 19, बट ऑल सेट एंड डन, यस, हमारा ICAI यहां रहता है। यहां आगे बढ़ते हैं। क्या था प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी? तो इंक्वायरी के लिए सबसे पहले रेफरेंस आएगा कहां से? अभी तो हमने देखा था सुओ मोटो पर्सन से, मतलब पर्सन इंक्लूड कोई कंपटीटर वगैरह या फिर ट्रेड एसोसिएशन वगैरह या फिर CG और SG से, इन लोगों से रेफरेंस आएगा। अच्छा, जब रेफरेंस आएगा तो CCI पहले देखेगा कि प्राइमा फेसी देयर एग्जिस्ट अ केस, कि यहां पर क्या इंक्वायरी का केस बनता है। अगर बनता है तो इन्वेस्टिगेशन DG को सौंप दी जाएगी, और अगर नहीं बनता, इफ नो, तो मैटर को क्लोज करो और कॉपी फॉरवर्ड कर देना CG, SG और पर्सन्स को। जैसे जब ICAI के खिलाफ केस किया था ना, NIIT और एप्टेक वगैरह ने किया था, तो CCI ने इंक्वायरी नहीं की थी। मैंने कहा सीधी सी बात है भाई, इतनी प्यारी संस्था, भोली भाली संस्था, आप इसमें मजे ले रहे हो ही नहीं सकता, चलो निकल जाओ यहां से, ठीक है ना। बेनामी एंड रेरा भी करा दो। मैंने अभी हिंदी में बोला था मोहित कि बेनामी एंड रेरा भी कराऊंगा। आगे बढ़ू यार, बीच में आके सीधा कहेंगे कि हमें भी बैटिंग करने को दो। रुक जाओ, पहले देखो कितने रन बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मान लीजिए डायरेक्टर जनरल को इंक्वायरी सौंप दी गई, तो डायरेक्टर जनरल जो है अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ICAI को। ICAI, ठीक है। इफ नो कॉन्ट्रावेंशन, सॉरी, अपनी रिपोर्ट किसे देता है? वो ICAI में पढ़ रहा था क्वेरी में, मेरे मुंह से ICAI निकल रहा है, कमाल हो गई यार। CCI को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगर तो कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं मिल रहा, डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट के बावजूद भी कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं मिल रहा, तो फिर तो इनवाइट किया जाएगा ऑब्जेक्शन और सजेशन फ्रॉम द कंप्लेनेंट। वो जिसने कंप्लेंट फाइल किया ना, उससे कहा जाएगा भाई हमने तो ढूंढ मारा, हमें तो कुछ मिला नहीं, तू ही बता दे कोई ऑब्जेक्शन सजेशन कोई है हमारी इंक्वायरी पे, तो तू ही दे दे भाई। अब वो देगा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आपने यहां नहीं ढूंढा, देखो इस टेबल के नीचे चोर छुपा हुआ है, तो वो बक्सा उठाओ, देखो वहां पे गड़बड़ है। तो अब वो ऑब्जेक्शन या सजेशन जो भी आपने देगा कि कहां पे गड़बड़ हो रही है। अब CCI को शायद वो एक्सेप्टेबल हो कि हाँ ठीक बात कह रहा है, ये तो हमने देखा ही नहीं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। बट CCI को अगर लगे डिसएग्री है, तो CCI कहेगा, तो क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं इतना, अब फिर ये कह रहा है कि वो चीज दोबारा देखो, तो CCI क्या कहेगा? अबे जाना, क्लोज द मैटर। समझ आई बात? तो ये होगा प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 26। कौन सी इंक्वायरी? वो जो सेक्शन 19 में आप करने जा रहे हो।
बढ़ सकते हैं। तो सेक्शन 19 इंक्वायरी है, सेक्शन 26 उसका प्रोसीजर है और सेक्शन 27 कहता है कि ये जो इंक्वायरी की गई उसके बाद डिसीजन, इंक्वायरी के बाद जो डिसीजन है वो सेक्शन 27 के अंदर आते हैं। सेक्शन 27 आप टी शर्ट नहीं चेंज करते, तू मेरी टी शर्ट छोड़, तू कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, पेपर में कॉन्सेप्ट आने हैं, टी शर्ट नहीं आनी कि पोपली ने कौन सी टी शर्ट पहनी थी। यार पढ़ो जी। ऑर्डर बाय सीसीआई आफ्टर इंक्वायरी, कहता अगर इंक्वायरी के बाद सीसीआई को लगता है कि कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 3 और 4 का हुआ है, टेन टेन टेन, तो फिर डायरेक्ट कर सकता है एनी एंटरप्राइज टू डिसकंटिन्यू एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कि बेटा आज के बाद ये हरकत नहीं होनी चाहिए, और पेनल्टी इंपोज कर सकता है 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर ऑफ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। भाई साहब ये जो एवरेज टर्नओवर का 10% जो लगता है ना, तो पेनल्टियां जाती हैं हजारों करोड़ में। मारुति के ऊपर 1490 करोड़ रुपए की पेनल्टी ठोकी थी, और बात है हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दी फिर, बट पेनल्टी ऐसे जाती है, लंबी लंबी पेनल्टियां जाती है। चलिए, सिमिलरली वो कह सकता है कि मॉडिफाई करो या कैंसिल करो किसी एग्रीमेंट को, मतलब कोई इस तरीके का एग्रीमेंट है तो उसे कैंसिल करो या मॉडिफाई किया जाएगा ताकि अब एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वगैरह ना हो या फिर कोई ऐसा वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 ना हो। ठीक है, चलिए डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज एंजॉइंग द डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 28, ये वो पावर है जो कि मारुति के ऊपर केस होते होते रह गई थी। एक्चुअल में जब ये एक्ट बनाया गया था ना, तो इसके पीछे का एक उद्देश्य ये भी था कि मारुति को तोड़ दिया जाएगा। मारुति को कैसे तोड़ा जाएगा? 2002 में एक्ट आया था, 1999 के अंदर ये ड्राफ्ट हुआ था, एंड जब इसे ड्राफ्ट करके भेजा गया था कमिटीज को, तो उस टाइम था मारुति जो है ना, इंडिया में 2 ही कारें चलती थी, एक नेताओं के पास होती थी, एक अदर देन नेताओं के पास। नेताओं के पास होती थी एम्बेसडर कार, और अदर देन नेताओं के पास वैसे एक फिएट नाम की कार भी थी, बट एक बाकी अदरवाइज कारें क्या थी, मारुति। मतलब उस टाइम ये होता था कार का नाम, कार का दूसरा नाम ही मारुति होता था कि आपके पास मारुति है क्या, कार है, मतलब ये नहीं बोलते थे कार है, मारुति है क्या, ये वो जमाना था। तो मारुति जब इतनी मोनोपोली के अंदर था ना, कोई टक्कर देने वाला आ ही नहीं रहा था उसको, मारुति को, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट ने फील किया कि हम मारुति को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं मारुति को, कंपनी एक्स कंपनी वाई, और दोनों कंपनीज को आपस में कम्पीट कराएंगे, ये प्लान रखा गया था। अब ये बात ना कंपटीशन कमीशन से पहले एक एक्ट था MRTP एक्ट, वहां पे नहीं लिखी हुई थी, वहां पर ये बात नहीं लिखी गई थी, बट ये बात कंपटीशन कमीशन ने पहली बार लिखी थी, और इसने कहा डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज कर देंगे अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन में आएगा, और उसका डिवीजन करने के बाद उसके बाद के प्रोविजन क्या क्या हो सकते हैं, सेक्शन 28 ने उनके बारे में भी लिखा था। क्या लिखा था देखना शुरू करते हैं। सेक्शन 28 ने क्या लिखा, कहता है डिवीजन तो कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा, कहता है जब डिवीजन हो गया तो फिर इन मैटर्स के ऊपर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। पहला, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, मतलब कौन सी कंपनी को कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी, राइट लायबिलिटी कैसे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट का एडजस्टमेंट कैसे होगा, कौन सी कंपनी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट निभाएगी, ये सब डिसाइड किया जाएगा सीसीआई के द्वारा। क्रिएशन, अलॉटमेंट, सरेंडर और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, मतलब दूसरी कंपनी के शेयर्स वगैरह, कैपिटल वगैरह कैसे क्रिएट होगी। फॉर्मेशन और वाइंडिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, ऐसा भी हो सकता है एक एंटरप्राइज का वाइंडिंग अप करके 2 नई एंटरप्राइज खोली जाए। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में एसोसिएट में अमेंडमेंट कैसे होगी। द एक्सटेंट एंड द सर्कमस्टेंस एंड विद द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर अफेक्टिंग द एंटरप्राइज में बी ऑल्टर्ड बाय द एंटरप्राइज। तो क्या ये जो ऑर्डर पास किया है सीसीआई ने, क्या एंटरप्राइज इसे कभी फ्यूचर में चेंज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो ये सब चीजें डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज के साथ बता दी जाएंगी। डन मिल जाएगा भाई, डन मिल जाएगा। चलो जी, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्शन 29। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्शन 29।
अमन ज्यादा चेंज है नहीं। चलो जी, एक बार दोबारा पढ़ना हेडिंग के, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी तक हम कौन सा प्रोसीजर पढ़ रहे थे? सेक्शन 3 और 4 के वायलेशन का। अब हम किस चीज का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन का। किसके? कॉम्बिनेशन के इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि सेक्शन 5 के वायलेशन का। सेक्शन 5 के वायलेशन का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, ठीक है? पढ़ो जी, क्या कहता है ये? इंक्वायरी अगेंस्ट द कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन की अगेंस्ट इंक्वायरी तो तब करोगे जब सबसे पहले आपको सेक्शन 6 के अंदर सूचना मिलेगी कि लो जी हमने ये गुल खिला दिया है। आपको सूचना मिली, सीसीआई का ओपिनियन है कि इससे तो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन द कंपटीशन विद इन इंडिया। होगा ही होगा। सीसीआई दोनों कंसर्न पार्टी या सभी इन्वॉल्व पार्टीज को कह सकता है कि शो कॉज नोटिस देके कि बताओ जी आप अपना व्यू दो कि हम ये ऑर्डर क्यों ना कहें कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा। उनसे रिस्पॉन्स सबमिट होगा 30 दिन के अंदर अंदर। होने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी, रिपोर्ट ली जाएगी फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑन सेड कॉम्बिनेशन। डायरेक्टर जनरल से रिपोर्ट ली जाएगी ऑन सेड कॉम्बिनेशन। डीजी अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है? यानी कि पार्टीज का रिप्लाई सबमिट होने के बाद डीजी को मामला सौंपा जाएगा, डीजी अपनी रिपोर्ट देगा। डीजी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, डीजी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आगे अगर प्राइमा फेसा है, सीसीआई को लगता है कि कॉम्बिनेशन हुआ है एंड दैट may cause an appreciable adverse effect on the competition within India. That may cause an appreciable adverse effect on the competition within India. तो फिर टाइम लिमिट ध्यान रखना, within 7 days from the report of the DG, CCI दोनों पार्टीज को कहेगा पब्लिकेशन करो within 10 days for inviting comment from the person likely to be affected. हर वो व्यक्ति जो कि इस कॉम्बिनेशन के कारण अपने आप को पीड़ित फील करेगा उसके बारे में बताओ। जैसे लाफार्ज और हॉलकिन जब मिले थे तो जितने भी इनके कंपटीटर थे, छोटे छोटे, बिनानी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जितने भी थे, इन सब ने ऑब्जेक्शन रेज किया था क्योंकि हॉलकिन प्लस लाफार्ज जो कंपनी बन रही थी, उसके बाद जो दूसरी कंपनी थी वो थी बिनानी सीमेंट, जो कि उसके साइज का 8% थी। 8%। समझ आया? तो इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की। तो इसलिए पब्लिकेशन रेज करवाया जाता है कि वो कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो रेज करो। 15 दिन दिए जाते हैं किसी भी पर्सन को, कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, जिसके बेसिस पे पार्टी से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह मंगानी हो तो अगले 15 दिन के अंदर मंगाई जा सकती है। और पार्टीज के बाद 15 दिन ही रहते हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के। तो 15 ध्यान रखना, 15 दिन किस लिए? एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले 15 दिन किस लिए? ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए। ऑब्जेक्शन सबमिट करने के बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगाना चाहते हो, सीसीआई मंगाना चाहता है, 15 दिन में मंगा सकता है। 15 दिन के अंदर पार्टीज को टाइम मिलेगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा कि वो अब सीसीआई का रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फिर 45 दिन के अंदर सीसीआई अपना एक ऑर्डर पास कर देगा। ललित गुप्ता जी कहते हैं सर 30 + 7 + 10 + 15 + 15 + 15 + 15 + 45 कैसे याद रहेगा? ये सीए नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए कि हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस के खाना है। समझ आई ललित गुप्ता जी? तो इसलिए चले तीस दिन कहां से? जिस दिन उन्हें शो कॉज नोटिस मिलेगा। सुरभि पंचोली जी, ठीक है? आगे बढ़े। अब कहता है ऑर्डर ऑफ कमीशन ऑन सर्टेन कॉम्बिनेशन। ऑर्डर ऑफ कमीशन ऑन सर्टेन कॉम्बिनेशन।
क्या कहता है सुन लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ कमीशन ऑन सर्टेन कॉम्बिनेशन, कमीशन किस प्रकार के ऑर्डर पास कर सकता है कुछ कॉम्बिनेशन के ऊपर, सेक्शन 31। अब सेक्शन 31 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजवीर सिंह आप जाइए प्लीज। चलो जी, क्वेरी क्या थी, इलेक्टिव पर एक वीडियो मैंने कहा है बन जाएगी, शायद आपने सुना नहीं है, बन जाएगी, डोंट वरी। एक एक पहले चैप्टर की रिवीजन होने तो, अभी 2 चैप्टर रहते हैं, रेरा और बेनामी, उसके बाद इलेक्टिव पे गाइडेंस वीडियो बनाऊंगा। अभी पहले यहां पर ध्यान दो, बीच में अभी ये वाली क्वेरीज मत पूछो प्लीज। जो भी क्वेरीज हैं ऐसी वाली वो बाद में पूछना कि ये बेनामी की रिवीजन कब होगी, रेरा की, अभी प्लीज यहाँ पे कंसंट्रेट करो। चलिए, बोल्ड सिलेबस वाले भी हैं, वो रिप्लाई सुन के कह रहे होंगे यार ऐसा क्या है, तो इसलिए प्लीज यहाँ कंसंट्रेट करो। ऑर्डर ऑन कॉम्बिनेशन, सीसीआई ऑर्डर पास कर सकता है ऑन कॉम्बिनेशन। कैसे पास कर सकता है, कहता है वेयर द सीसीआई ऑफ द ओपिनियन दैट कॉम्बिनेशन, इसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा या नॉट लाइकली टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा या फिर नॉट लाइकली टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, तो अगर नॉट लाइकली है तो अप्रूव कर देगा कॉम्बिनेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ इट इज लाइकली टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, देन पार्टीज को कह सकता है कि कॉम्बिनेशन टेक प्लेस नहीं होगा। हालांकि वो ऐसा उसने आज तक कभी नहीं कहा, ऐसा कभी भी सीसीआई ने कभी किसी भी पार्टीज को नहीं कहा कि हम कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं करने वाले। बट सीसीआई क्या कहता है, मॉडिफिकेशन प्रपोज कर सकता है, जैसे लाफार्ज के केस में कहा कि अपनी 2 बालासोर उड़ीसा में लोकेटेड यूनिट को बेच दो, तो हम ये कॉम्बिनेशन अप्रूव कर देते हैं, इस तरीके का तो प्रपोज कर सकता है मॉडिफिकेशन को। अब ये मॉडिफिकेशन जो है पार्टीज के द्वारा एक्सेप्टेड हो सकता है, तो मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेट हो गया, जैसे लाफार्ज ने कहा था हम बेच देते, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए पार्टीज को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पार्टीज में सबमिट अमेंडमेंट, पार्टीज अमेंडमेंट सबमिट कर सकती है। अमेंडमेंट मतलब वो अपना नया प्रपोजल सबमिट कर सकती है कि सर ये कह दो, कमीशन शायद इससे एग्री हो जाए तो अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन हुआ, अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज फर्दर 30 days टू द पार्टीज टू एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ सीसीआई। 30 दिन दिए जाएंगे कि सर डेट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, और आपको ही हमारा ऑर्डर, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर मानना पड़ेगा। अगर पार्टी फेल टू एक्सेप्ट होती है तो सीसीआई फिर इसको डिक्लेयर कर देगा ये दिस कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। फिर उसके बाद सीसीआई के ऑर्डर के खिलाफ आप जहां अपील करनी है करते रहो, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो, फिर उसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक हो गई इतनी बात, चलिए कोई दिक्कत यहां तक, और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 32, जैसे ये सेक्शन 32 हो जाए बस उसके बाद ओल्ड सिलेबस वालों को क्लिपिंग बंद कर देना और घर पे आराम से बैठ जाना, बाकी सिलेबस करना शुरू कर देना। सेक्शन 32 आपके सिलेबस में लास्ट है। नीतीश श्यामा जी दिया हुआ ऑलरेडी दी हुई आईबीसी की। चले, कहता है एक्ट टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया बट हैविंग एन इफेक्ट ऑन द कंपटीशन विद इन इंडिया। क्या मतलब, कहता है अगर मान लीजिए बाहर गूगल याहू को एक्वायर कर रहा है तो इंडिया में हमें दर्द होना चाहिए। आंसर इज यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गूगल अब पूरी मोनोपोली की सिचुएशन में आ जाएगा। वैसे भी गूगल के मोनोपोली के क्या क्या केस है, एक केस तो मैंने जो इलेक्टिव लॉ के अंदर डिस्कस किया है वो आप लोगों ने इलेक्टिव लॉ वालों ने तो पढ़ा होगा, कैसे कैसे केस होते हैं। गूगल तो भैया एंड्रॉयड फोन वाले, उन बेचारों ने एंड्रॉयड बनाया था क्या, मगर क्या करें एंड्रॉयड लाके, तो गूगल से कांटेक्ट किया, गूगल ने कहा ऐसा है हम अपने फीचर देंगे, यूट्यूब हमारा है, जीमेल हमारा है, और पता नहीं गूगल मैप हमारा है, हमारे फीचर के अलावा कोई और फीचर नहीं डलेगा वहां पर। तो आपने देखा कभी एंड्रॉयड पे जाके याहू मेल मिल जाए आपको, नहीं मिलेगा तो जीमेल, कोई और वीडियो डाउनलोडर मिल जाए, नहीं मिलेगा तो यूट्यूब। तो ये गूगल का जबरदस्त, वो कह सकते हैं एक अधिकार है जिसके ऊपर ऑलरेडी इंडिया में केस हुए हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी इंडिया में डिसीजन आए हैं
बट अब कहता है कमीशन, कमीशन के पास यह अधिकार है, मतलब हमारे सीसीआई के पास यह अधिकार है कि ओहो ये मेरी बुक में थोड़ा गड़बड़ हो गया यार लग रहा है, कि क्या कर सकता है कि अगर सेक्शन 3 का वायलेशन होता है, अगर मान लीजिए विदेशों में टेक ओवर हुए हैं, विदेशों में टेक ओवर हुए हैं मतलब कोई हरकत जो हुई है वो इंडिया के बाहर हुई है, मगर उसका इफेक्ट कंपटीशन पर इंडिया में आ सकता है। कैसे? सेक्शन 3 के अंदर भी इंपैक्ट आ सकता है, सेक्शन 4 के अंदर भी इंपैक्ट आ सकता है, और सेक्शन 5 के अंदर भी इंपैक्ट आ सकता है। सेक्शन 5 के अंदर भी, सेक्शन 4 के ऊपर भी, सेक्शन 3 के अंदर भी इंपैक्ट आ सकता है। कैसे? सेक्शन 3 के अंदर कैसे? कहता है सेक्शन 3 के अंदर इंपैक्ट आ सकता है कि चाहे बेशक ये जो अब्यूज हुआ है किसी एग्रीमेंट का आउटसाइड इंडिया हुआ है या पार्टीज आउटसाइड इंडिया है। सेक्शन 4 का इंपैक्ट कैसे हो सकता है कि इवन इफ द अब्यूज ऑफ द एंटरप्राइज जो है वो डोमिनेंट पोजीशन आउटसाइड इंडिया अवेल कर रही है, से फॉर एग्जांपल गूगल। सेक्शन 5 का इस तरीके से हो सकता है अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इवन इफ द अब्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन हैज टेकन प्लेस आउटसाइड इंडिया और एनी पार्टी आउटसाइड इंडिया। यानी कि चाहे एग्रीमेंट की बात करूं सेक्शन 3 के, तो एनी सच एग्रीमेंट बाहर हुआ है, पार्टीज बाहर हैं। सेक्शन 4 की बात करूं तो जो डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, जैसे गूगल का यहां पर हुआ था, गूगल की मोनोपोली के बारे में सेक्शन 4 में केस हुआ था यहां पर। तो गूगल ने कहा था भैया हम इंडिया में क्या, मतलब हम तो विदेशों में हैं, तो इसलिए हमने इंडिया में ना इस केस को, गूगल के केस को 3-4 साल तक चलाया। हम इंतजार करते रहे, पहले देखते हैं वर्ल्ड में क्या डिसीजन आ रहे हैं। तो वर्ल्ड में जब डिसीजन गूगल के अगेंस्ट गए तो अल्टीमेटली हमने गूगल के खिलाफ डिसीजन दिया था हमारे इंडिया में, ठीक है ना। तो पहले हम संसार को देख रहे थे, फिर हमने किया। फिलहाल सेक्शन 5 के अंदर कॉम्बिनेशन इंडिया के बाहर हुआ है और एनी पार्टी टू द कॉम्बिनेशन आउटसाइड इंडिया, बट स्टिल अगर सीसीआई को लगता है तो वो इंक्वायर कर सकता है। बेशक कोई एग्रीमेंट, कॉम्बिनेशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इफ लाइकली टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन विद इन इंडिया। तो सीसीआई के पास इंक्वायरी की पावर है, हाँ डिसीजन आ गया वो बहुत बड़ी बात है। ओल्ड सिलेबस वालों, तुम्हारा हमारा सफर इस रिवीजन में यहीं तक था, आप जा सकते हो। अब केवल इलेक्टिव वाले बैठ जाना। सेक्शन 33 पावर टू इशू इंटरिम ऑर्डर क्या कहता है? अगर मान लीजिए कमीशन ने इंपोज की पेनल्टी आपने पे करनी है, तो फिर कैसे पे करोगे? आपको उस अमाउंट की रिकवरी के लिए एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। इनकम टैक्स के अंदर एसएससी इन डिफॉल्ट होता है ना, वही आपको मान लिया जाएगा। जिस तरीके से, दोबारा बोलता हूं, जिस तरीके से इनकम टैक्स की रिकवरी होती है बिल्कुल उसी तरीके से आपसे भी रिकवरी की जाएगी, क्योंकि आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे, ठीक है। If a person failed to pay any monetary penalty imposed under this act, the commission shall proceed to recover such penalty. ये important है, ये भी अच्छा है। In such manner as may be specified. और उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी रिकवरी के प्रोसीजर हैं वो सब आप कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड ये रिकवरी के लिए कमीशन, रिकवरी के लिए, इस अमाउंट की रिकवरी के लिए जो जिसने पेनल्टी देनी है ना, ही शैल बी डीम्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जिसने भी पेनल्टी पे करनी है उसको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, ठीक है जी। आगे अगली बात, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होगा, वैसे तो सीसीआई खुद भी कर सकता है, बट क्या डायरेक्टर जनरल को भी ऑर्डर पास कर सकता है? यस। और अगर डायरेक्टर जनरल को भी ऑर्डर पास करेगा तो क्या डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी करके किसको रिपोर्ट देगा? द आंसर इज कमीशन को रिपोर्ट करेगा। तो डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन करने को कहा जा सकता है, कंपल्शन नहीं है हर केस में। कभी कभी सीसीआई खुद भी कर सकता है और कभी कभी डीजी को भी कह सकता है। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। फिर कहता है सेक्शन 42 कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन।
अगर आपने कमीशन के ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब कमीशन ने ऑर्डर पास किया सेक्शन 31 के अंदर, 27, 28, 31, 32, 33, 42A, 43A के अंदर, 42A अभी आएगा, 43A भी अभी आएगा, तो क्या कर सकता है कमीशन ये भी देख सकता है कि मेरे ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ। ये भी अच्छा सेक्शन है, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है कंपटीशन कमीशन के द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स का, तो फिर अब लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी हो सकती है? 1 लाख फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच नॉन कंप्लायंस अकर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़ एज द कमीशन में डायरेक्ट। बावजूद इसके अब वो व्यक्ति फाइन भी नहीं पे कर रहा, जो इसने लगाया ना कंपटीशन कमीशन ने, ये फाइन नहीं पे कर रहा, तो बेटा अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो फिर आपको वहीं भेजना पड़ेगा जहां रहने खाने पीने की सुविधा सरकार दे रही है, फिर और क्या, ठीक है ना। तो ही शैल बी विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी प्रोसीडिंग बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 3 साल और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज और विद बोथ एज अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली में डीम फिट। तो ये केस सारे कहाँ आ जाएंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं कंपनसेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कमीशन, सेक्शन 42 कैपिटल ए। अगर मान लीजिए कमीशन ने किसी एंटरप्राइज को कहा, कि कंपनसेशन पे करो कंज्यूमर को, बावजूद इसके एंटरप्राइज ने कंपनसेशन पे नहीं किया, तो वो कंज्यूमर या फिर वो पर्सन जिसको कंपनसेशन मिलना था क्या कर सकता है? इस कंपनसेशन के लिए एटी के पास जा सकता है। एटी मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो कहता है एप्लीकेशन दी जा सकती है एटी को फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम एनी एंटरप्राइज जो कि लॉस और डैमेज सफर किया है इस व्यक्ति ने। ठीक हो गई बात। एज अ रिजल्ट ऑफ सेड एंटरप्राइज वायलेट किया है उसने डायरेक्शन इशूड बाय कमीशन और कॉन्ट्रावेनिंग विदाउट एनी रीजनेबल क्लॉज एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कमीशन। गेटिंग इट? कमीशन का ऑर्डर था कंपनसेशन पे करने का, बावजूद इसके अगर कंपनसेशन पे नहीं किया गया तो वो व्यक्ति उस कंपनसेशन की रिकवरी के लिए सीधा एटी के पास जा सकता है। और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है पेनल्टी फॉर सेक्शन 43। ध्यान रखना 42A को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कमीशन ने ऑर्डर पास किया, इसमें फंसा सकता है 42A में आपको। कमीशन ने ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर में कहा गया एंटरप्राइज विल पे कंपनसेशन टू दिस पर्सन, नहीं किया उस व्यक्ति ने कंपनसेशन पे, तो फिर तो कमीशन के ऑर्डर की अगर अवहेलना हुई है, ओवर रूल हुआ है, तो फिर आप कमीशन के ऑर्डर के अनुसार कंपनसेशन रिकवर करने के लिए एटी के पास जा सकते हो। ये बात 42A में लिखी गई है, ठीक है। एटी के पास जाकर क्या कहते हो कि सर कमीशन के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराओ और उसके अकॉर्डिंग जो कंपनसेशन हमें मिलना चाहिए इस एंटरप्राइज से वो हमें कंपनसेशन दिलवाओ। आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ कमीशन एंड डीजी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर जनरल या कमीशन की डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करता, कौन सी कंप्लाई नहीं करता? डायरेक्शन जो कि 36 में दी गई हैं, मतलब वो नहीं किया था जहां पे हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने की बात की थी। फॉर एग्जांपल समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और एफिडेविट वगैरह पे बुलाए या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात की थी, उनका वायलेशन करता है। या फिर डीजी जो जब इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा है सेक्शन 41 के अंदर, डीजी 41 क्या था? जहां हमने कहा था कि डायरेक्टर जनरल को भी इंक्वायरी दी जा सकती है। तो डायरेक्टर जनरल की अगर इंस्ट्रक्शन का कोई वायलेशन कर रहा है तो फिर पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 43 के अंदर। लो जी, सेक्शन 43A क्या कहता है? अब केवल हेडिंग्स ध्यान रखना, केवल हेडिंग्स। पावर टू इंपोज पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेक्शन 6 के अंदर आपने जो फाइल करनी थी, सेक्शन 6 के अंदर जो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल की जाती है और 210 दिन कंपटीशन कमीशन को मिलते हैं, वो अगर आपने नहीं फाइल की तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान यहां पर किया गया है।
फिर सेक्शन 44 कहता है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिशन टू फर्निश द मटेरियल इन्फॉर्मेशन। फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट की या फिर ओमिशन टू फर्निश द मटेरियल इन्फॉर्मेशन हुआ तो सेक्शन 44 आपकी पेनल्टी, 44 की पेनल्टी आपका इंतजार कर रही है। अब ये केवल हेडिंग से देखते जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पेनल्टी फॉर ऑफेंस इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, सेक्शन 45 बात करता है। कहता है अगर कोई जानबूझ के गलत स्टेटमेंट फाइल करता है या फिर कोई मटेरियल फैक्ट नहीं देता, उसे पता है कि मटेरियल है फिर भी नहीं देता, जानबूझ के, यहां पे इंटेंशन जुड़ती है सेक्शन 45 के अंदर, इंटेंशन। तो सर 44 और 45 में क्या है? 44 और 45 में क्या फर्क है? मैं कहता हूं, कहता है 45 कहता है विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ 44, यानी कि विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ 44 का मतलब है कि दिस 45 इज इन एडिशन टू द 44। 44 तो लगेगा ही लगेगा अगर मान लीजिए आप गलत इंफॉर्मेशन वगैरह सबमिट करते हैं, क्योंकि 44 का हेडिंग क्या है जरा ऊपर पढ़िएगा, कहता है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिशन टू फर्निश द मटेरियल इंफॉर्मेशन। 45 में भी तो यही है, तो 45 इज जस्ट एन एडिशन ऑफ 44। ठीक हो गई इतनी बात? चले और आगे बढ़ते हैं। पावर टू इंपोज लेसर पेनल्टी, सेक्शन 46, ये अच्छा सेक्शन है। क्या कहता है? कहता है भाई ऐसी बात है, हाँ जी 45 में इंटेंशन जुड़ जाती है, विलफुली वर्ड आ जाते हैं। सेक्शन 46 कहता है पावर टू इंपोज लेसर पेनल्टीज का मतलब क्या है कि अगर कमीशन को लगता है कि चलो यार हमने पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ, मतलब से फॉर एग्जांपल 16 कार मैन्युफैक्चरर, 16 कार मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल 12 सीमेंट मैन्युफैक्चरर के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ, सीसीआई ने पास किया, मगर उसके बाद एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर या कार मैन्युफैक्चरर आगे आया, उसने कहा सर हमारे खिलाफ तो आपने ऑर्डर गलत पास कर दिया, देखो हम तो सारा डिस्क्लोजर कर रहे थे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, आपने फिर भी हमारे खिलाफ पास कर दिया। कमीशन को लगता है कि ये बेकसूर है तो पेनल्टी रिड्यूस कर सकता है। कमीशन को लगता है कि अगर इसने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है सब चीजों का तो फिर वो पेनल्टी को रिड्यूस कर सकता है। या फिर कमीशन को लगता है कि अगर उसने इंक्वायरी में पूरी तरह से पार्टिसिपेशन किया है, हर चीज जो भी इंफॉर्मेशन उससे मंगाई गई उसने वो दी है, तो फिर उसकी पेनल्टी को रिड्यूस कर सकता है। मगर ये जो लेसर पेनल्टी है ना, ये जो लेसर पेनल्टी दी है, ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा अगर मान लीजिए इस व्यक्ति ने कंप्लाई नहीं किया कंडीशन को, फॉल्स एविडेंस दिए हैं, लेसर पेनल्टी नहीं लगेगी, या फिर जो डिस्क्लोजर दिए हैं वो सही नहीं दिए तो लेसर पेनल्टी फिर इसके ऊपर इंपोज नहीं की जाएगी, फिर तो इसको पूरी पेनल्टी जो भी लगती है पे की जाएगी। फिर अगला सेक्शन कहता है जी जो भी सम रिसीव्ड होगा बाय द वे ऑफ पेनल्टी वो कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। जहां पे आप ऑडिट के अंदर पढ़ते होगे, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर पढ़ते होगे कि कैसे पैसा यूज होता है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज क्या कहता है? कहता है सबसे पहली बात सेक्शन 48 के अंदर कंपनी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर फर्म भी आती है, इसके अंदर इंडिविजुअल भी आते हैं। फर्म में जो पार्टनर्स हैं उन्हें मान लिया जाता है और इंडिविजुअल में प्रोपराइटर को भी डायरेक्टर मान लिया जाता है केवल इस सेक्शन के लिए। कहता है अगर किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रावेंशन कमिट किया है इस एक्ट का या फिर रूल मेड देयर अंडर का, तो फिर हर वो व्यक्ति जो कि इंचार्ज था उस कंपनी के अफेयर्स का जिस टाइम ऑफेंस कमिट किया गया, तो फिर उसे गिल्टी माना जाएगा कॉन्ट्रावेंशन को, लायबल टू बी प्रोसीडेड एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। बट फिर कहता है कि रुको, अगर वो गुड फेथ में था तो फिर उसको ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी इफ ही कैन प्रूव दैट कॉन्ट्रावेंशन वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज एंड ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस। ठीक है आगे। बट अगर कहता है कि इस कॉन्ट्रावेंशन के अंदर वो बिल्कुल इन्वॉल्व था या इस कॉन्ट्रावेंशन में उसका सहयोग था, तो भैया फिर हम तुम्हें गुड फेथ का बेनिफिट नहीं देंगे, फिर तो हम ये पेनल्टी आपके ऊपर लगा के रहेंगे। तो 3 पैरा की गेम है। पहला, ऑफिसर इंचार्ज को पनिश किया जाएगा। दूसरा, अगर वो उन्होंने गुड फेथ में काम किया है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तीसरा, अगर ये अपराध उनकी नॉलेज से, उनकी मिलीभगत से हुआ है तो किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, फिर तो उनको पनिश किया ही किया जाएगा। ठीक हो गई बात। तो यहां पर कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी, और डायरेक्टर का मतलब ये सब है।
कहता है 80 का मतलब जो आपने एनसीएलटी इस्टेब्लिश किया ना सेक्शन 410, वही एपिलेट ट्राइब्यूनल रहेगा, यानी कि वो जो 80 इस्टेब्लिश किया गया कंपनीज एक्ट के अंदर वही 80 रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। एंड इस एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास क्या क्या पावर रहेगी, कोई भी जो कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी उसको सुनने की पावर, और जो कंपनसेशन की बात होगी, याद होगा अभी हमने 42 कैपिटल ए में भी बात की थी, कंपनसेशन वगैरह की बात होगी, वो सारे ऑर्डर किसके पास आएंगे 80। बट 80 का मतलब वो जो कंपनीज एक्ट में 80 है वो। अपील टू द 80, अब अपील 80 को कैसे हो सकती है भाई साहब, अपील 80 को कोई भी एग्रीड पर्सन कर सकता है, कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ कोई भी अपील फाइल करना चाहे कर सकता है, विद इन 60 डेज ये अपील फाइल होनी चाहिए, मगर इसे एक्सटेंशन वो दे सकता है अगर सफिशिएंट कॉज प्रोड्यूस किया गया है। कब तक का डिपेंड करेगा इसकी डिस्क्रिप्शन पे। Every effort shall be made by the AT to deliver its order as expeditiously as possible, और कोशिश की जाएगी कि 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी ऑर्डर जो है वो रिलीज कर दिया जाए। उसके बाद आता है अवॉर्डिंग कंपनसेशन। अगेन इसको लिंक कीजिएगा 42A के साथ, कंपनसेशन की बात हुई थी वहां, लिंक कीजिएगा। कहता है CGSD लोकल अथॉरिटी और एनी एंटरप्राइज और पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 80 को, वहीं तो बात हुई थी, ये वही 42A दोबारा उठ के आ गया 80 को कि भैया आपने कंपनसेशन कहा था कमीशन ने कि कंपनसेशन मिलेगा, मगर हमें कंपनसेशन नहीं मिल रहा, हमें कंपनसेशन दिलवाओ। तो 80 को यहाँ पर अपील फाइल हो सकती है। 80 को ना केवल कमीशन के ऑर्डर के अनुसार जो कंपनसेशन मिलनी थी वो नहीं पे हो रही, बल्कि अगर 80 ने भी कहा हुआ है कोई कंपनसेशन मिलेगी और वो भी कंपनसेशन अगर नहीं पे हो रही तो भी आप 80 के पास आओगे 53Q। ठीक हो गई बात। तो ये 42A की एक्सटेंशन है एक तरीके की 80 के पास। 80 53N में पावर रखता है कि वो कंपनसेशन जो कि कमीशन के ऑर्डर के अनुसार मिलनी चाहिए थी नहीं पे हुई, 80 के ऑर्डर के अनुसार मिलनी चाहिए थी नहीं हुई, तो वो आपको दिलवाने की पावर रखता है। ठीक, जिस तरीके से हमने कमीशन का प्रोसीजर किया एंड पावर्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ इंक्वायरी किया किसका, कंपटीशन कमीशन का, उसी तरीके से 80 का भी है। 80 अगेन बिल्कुल वही रूल देखिएगा, अपने खुद का प्रोसीजर बना सकते हैं, बट दे शैल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दी गई पावर्स इनके पास होती हैं, वही की वही चार पावर, बिल्कुल डिप्टो वही का भाई, बिल्कुल डिप्टो वही का भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी है सील, और मुझे एक सर्टेन टाइम की परमिशन मिली हुई है यहाँ आज आने तक की, मूवमेंट बिल्कुल मनाया अभी, तो इसलिए ये हो सकता है कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट तक 53T करा के ना बाकी आपको दे दूंगा, घर से पढ़ लेना एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि मेरा इन जो टाइम है वो खत्म हो रखा है आज। आगे, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द एपिलेट ट्राइब्यूनल। जो भी ऑर्डर पास किया है एपिलेट ट्राइब्यूनल ने, वो माना जाएगा कि जैसे एक कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है और उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाएगा, जैसे एक कोर्ट की डिक्री है। आज थोड़ा मैं लेट हो गया, 9:30 शुरू किया मैंने, कल से 9 बजे कर दूंगा, तभी 10:30 तक की अप्रूवल है अपने पास, हो जाएगा, तो कल से 9 बजे शुरू करूंगा। ठीक है, कहता है कोई भी ऑर्डर जो 80 ने दिया है वो बिल्कुल उसी तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा जैसे कि ये ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है इन अ सूट पेंडिंग बिफोर इट। और क्या होगा, इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए क्या कर सकता है, for the and it shall be lawful for the AT to send in case of its inability to execute such order to the court। अगर मान लीजिए एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास एडिक्वेट स्टाफ नहीं है, स्टाफ वगैरह नहीं है, जो कि नहीं होता इनके पास, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, उस कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकते हैं जिसके ज्यूरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आता है, या फिर मान लीजिए कंपनी के अलावा किसी और पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर है, तो यहाँ वहाँ पर जहाँ ये व्यक्ति रह रहा है या फिर जहाँ बिजनेस चला रहा है उसको दिया जा सकता है, वो भी उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो कोर्ट आता है ना, तो उस कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं ना, इनके पास पूरा स्टाफ होता है रिकवरी का। चले और आगे बात करते हैं। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द AT।
अभी हमने 53Q के ऊपर बात की थी, अभी बात की थी हमने कि अगर 53Q में आपने एपेलेट ट्राइब्यूनल ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया, आप उसको कंप्लाई नहीं कर रहे तो फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा एटी के पास अपील फाइल कर सकते हो, दोबारा एटी के पास ही आ सकते हो। उसके बाद राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या ये जरूरी है कि एटी के पास आप खुद ही आओगे? आप आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, जैसे ओ माई गॉड में परेश रावल गए थे आप। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर, कंपनी सेक्रेटरी को भी पेश करवा सकते हो। ठीक हो गई इतनी बात? चले, फिर उसके बाद कहता है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। एटी के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल करोगे? 60 डेज। क्या इसे एक्सटेंड किया जा सकता है? यस, इस पीरियड का एक्सटेंशन पॉसिबल है, इस पीरियड का एक्सटेंशन पॉसिबल है। तो मेरी तरफ से यहीं तक था आज। एंड आप एक बार जो बचे कुछ 3-4 सेक्शन है वो प्लीज देख लीजिएगा जरूर। और हम मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर, जो कि अब है अगले टॉपिक पे, जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है। बट अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक जो इलेक्टिव लॉ के पेंडिंग टॉपिक हैं रिवीजन में, बेनामी और रेरा, वो दोनों अगले हफ्ते को कंप्लीट करूंगा। माइट भी मंडे या ट्यूसडे उनका शेड्यूल होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीक का भी शेड्यूल। फिलहाल थैंक यू। और इलेक्टिव लॉ की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सब आपको अपडेट हो जाएगा। एंड जब आप रिवीजन क्लिप देख रहे होंगे ना दोबारा, तो आप यहाँ तक करने के बाद फिर मैं आप सेक्शन 6 की जो रेगुलेशंस हैं वो करा रहा हूँ आगे, तो वो देख सकते हैं आप जब आप देख रहे होंगे। लाइव में तो करा चुका हूँ, अब रिकॉर्डिंग में जब मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ पूरी वीडियो को, तो इनको अब डाला है रेगुलेशन 6 को। चले, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बेटा रेगुलेशन हो चुकी है पिछली क्लास में, मगर अब जब ये क्लास यूट्यूब पे कल आएगी ना शुभम अग्रवाल जी, तो यहां जहां मैं खत्म कर रहा हूं उससे आगे वो रेगुलेशंस आएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में करवा चुका हूं। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो खुश रहो खुश रहो।